हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। मैं अंशुल यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं साइंस जंक्शन में, जहां हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, क्लास 10th CBSE का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का फर्स्ट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन हम कंप्लीट कर चुके थे अपने लास्ट एपिसोड में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दी नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, और वो क्या है चले देखते हैं। दैट इज रेस्पिरेशन। देखो बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि ये जो लाइफ प्रोसेस है ये 4 तरह की हैं, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस आर देयर: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन में हमने क्या किया था? फूड इनटेक किया था, ठीक है, उसको डाइजेस्ट किया था, एब्जॉर्ब किया था और सेल्स तक पहुंचा दिया था, यही किया था। तो ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो फूड है, दैट इज रीच्ड टू द सेल्स, बॉडी पार्ट्स में पहुंच चुका है। अब क्या होगा? देखो, अब होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग utilize the food to get energy is called respiration। यानी कि जो फूड अब पहुंच चुका है, कहाँ? हमारे हर सेल्स तक जो पहुंच चुका है, वहां पे उस फूड का ब्रेकडाउन होगा और कन्वर्जन होगा किसके अंदर? एटीपी के अंदर। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। एटीपी जो है वो हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच, देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। रेस्पिरेशन इज व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन? तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? इट्स अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। देखो, अब यहाँ पे आपको ना क्या ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सुनिए। देखिए, जब प्लांट्स जो हैं फूड बना रहे थे रॉ मटेरियल से, वहाँ पे CO2 का रिडक्शन हो रहा था। क्या हो रहा था? CO2 का रिडक्शन हो रहा था। हाइड्रोजन आयंस ऐड हो रहे थे CO2 में जाकर, और फिर ग्लूकोज बन रहा था C6H12O6। तो वहाँ पे जहाँ हाइड्रोजन आयन ऐड होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। लेकिन अब हमने जब वो ऑर्गेनिक फूड इनटेक कर लिया है, ठीक है, अब वो जो फूड इनटेक हो गया है, हमारी बॉडी के अंदर चला गया है, यहाँ पे उस फूड का अब ऑक्सीडेशन होगा। अब जस्ट अपोजिट होगा, उसके अंदर से हाइड्रोजन आयन निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजन आयन निकलने के, बाहर चले जाने के उस कंपाउंड से, उस मॉलिक्यूल से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां क्या होगा? ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलता है। वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन? तो यू हैव टू आंसर माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन and the energy is stored in the form of ATP। देखिए, जो एनर्जी हमको इमीडिएटली रिक्वायर्ड है वो तो हमको मिल जाती है, रेस्ट एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। ATP की फुल फॉर्म भी यहाँ लिखी हुई है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP इज स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे स्टोर होता है वो ATP? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है, एंड इज रिलीज्ड एज पर रिक्वायरमेंट। और कैसे
जो है रिलीज होता है, एज पर रिक्वायरमेंट जो है ये रिलीज होता है। जैसे जैसे हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे, हम भागेंगे, दौड़ेंगे, खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ेंगे, बातें करेंगे, तो जो भी हम काम करेंगे उसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। हम कोई भी, इवन वी आर सिटिंग साइलेंटली, इवन वी आर स्लीपिंग, वी ऑलवेज नीड रिक्वायर्ड एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है हमारे बॉडी के अंदर जिस स्टोर्ड फॉर्म में है, ये कन्वर्ट हो जाती है और हम वो काम जो है उस काम को प्रॉपर कर पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, ये जो एटीपी है वो रिलीज होती है कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से। अब बच्चों देखिए, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस। रेस्पिरेशन के नाम से क्या आता है माइंड में कि रेस्पिरेशन जो होता है, भाई कुछ लोग जो हैं, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो कहते हैं कि रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग। ठीक है, तो बच्चों मैं आज आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि रेस्पिरेशन इज नॉट ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? उस फूड का ब्रेक डाउन इनटू द एनर्जी जो हमने खाया। बट ब्रीदिंग इज अ नेसेसरी पार्ट फॉर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कैसे हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ये जो चीज़, कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कैसा रेस्पिरेशन करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब मैडम ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? बेटा वो रेस्पिरेशन, वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड कन्वर्जन इनटू एटीपी जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फॉर द ब्रेक डाउन फूड एंड कन्वर्जन इनटू एटीपी। तो उस फूड को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन हम किसके थ्रू इनटेक करते हैं? ब्रीदिंग के थ्रू। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट बोथ टर्म्स आर सेपरेट। दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए इसमें मैं आपको कुछ जो है डिफरेंसेस भी लेकर आई हूँ, व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन। देखिए, द प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, वो प्रोसेस जहां पे क्या इन्वॉल्व है? सिर्फ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो प्रोसेस हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। जबकि अभी हमने डिस्कस किया रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज एंड ऑल्सो इन्वॉल्व ब्रीदिंग। इसके अंदर ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व रहती है, लेकिन क्या होता है इसमें? ऑक्सीडेशन होता है। किसका? फूड का, ग्लूकोज का। ठीक है, ब्रीदिंग बेटा देखो, जब भी हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है दैट गोज अप। ठीक है, तो ये जो चेस्ट कैविटी है ये अप हो रही है और फिर डाउन हो रही है। हमारे जो डायफ्राम है वो जो है फ्लैट हो रहा है और फिर नॉर्मल सिचुएशन में, अपनी कंडीशन में आ रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, ब्रीदिंग प्रोसेस में बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। जबकि जो रेस्पिरेशन है, इसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें कोई केमिकल बन रहा है, एटीपी बन रहा है। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा है। ये क्या है? केमिकल है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल प्रोसेस। नाउ ब्रीदिंग जो होता है वो ब्रीदिंग का जो हमारा मेन ऑर्गन है जहां पे ब्रीदिंग हो रही है, दैट इज लंग्स। कहाँ होती है हमारी ब्रीदिंग? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? हमारा लंग्स के अंदर होता है। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स लंग्स, जबकि रेस्पिरेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? लंग्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि रेस्पिरेशन, जैसा कि मैंने कहा, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, तो हमको लंग्स को भूलना नहीं है। लंग्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, बट जो एनर्जी बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जो हमारी एनर्जी फैक्ट्री है हमारे बॉडी की, हमारे सेल्स की, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहेंगे? लंग्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये एक डायग्राम, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है और इसको मैं बेटा लगाऊंगी 5 स्टार। ये इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 101% आएगा। हर साल आता है, किसी भी तरीके से आता है। कान, ये वाला जो कान है ऐसे भी पकड़ लेते हैं और ऐसे भी पकड़ लेते हैं, तो क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बताऊंगी कैसे आएगा, लेकिन इस डायग्राम को देखिए, डरिएगा मत, बिल्कुल मत डरिएगा। मैं जानती हूँ ये जो फ्लो चार्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि अरे भाई ये क्या है, लेकिन
जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी, चुटकियों में आप इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लोगे। तो मेरे साथ बने रहें, और साथ में हम जो ये वीडियोस बना रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए लाइक और सब्सक्राइब करने को। तो स्टार्ट करते हैं, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। देखो होता क्या है बच्चों, अभी हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट स्टेप जो है ये यूनिवर्सल स्टेप है, कोई भी सेल होगा, ठीक है, वो उस सेल के अंदर ये फर्स्ट स्टेप 100% होगा ही होगा, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो और चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो। ठीक है, क्या है देखो, फर्स्ट स्टेप इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। देखो यहाँ क्या है, ये फर्स्ट स्टेप जो ग्लूकोज है, अब ये ग्लूकोज देखो हमारी बॉडी के अंदर हमने जो फूड खाया था वो हमारा फूड जो है स्टमक में हमारे एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हुआ, और उस एलिमेंट्री कैनाल में ही इसको विलाई के थ्रू क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और उसको सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जो है हर सेल्स तक पहुंचा दिया गया। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसने उन ग्लूकोज को, मिनरल्स को, विटामिन्स को, न्यूट्रिएंट्स को हर सेल तक पहुंचा दिया, ताकि वो सेल अपना काम प्रॉपर कर सके, रिपेयर कर सके, ग्रो कर सके। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है, वो ग्लूकोज हर सेल के अंदर जा चुका है। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है, देखिए मैं इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी। ये क्या है, ये है हमारी कोई सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हमने बना दिया, और साथ में यहाँ पे हमने ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बना दिए। ठीक है, अब ये जो सेल है इसका ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ पहुंचा दिया गया, ये पहुंचा दिया गया सेल के अंदर। और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, यस और नो। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म है, देखो ये जो सेल है इसमें ग्लूकोज यहाँ पे पहुंचा दिया, यहाँ पे ये क्या है, ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बिकॉज वी डू एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होगा। तो ये ग्लूकोज का जो फर्स्ट स्टेप है ब्रेक डाउन होने का, दैट इज इनटू द साइटोप्लाज्म। सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ होता है, इनटू द साइटोप्लाज्म। और क्या होता है, ये ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। ठीक है, ये यूनिवर्सल स्टेप है। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे सिंगल सेल, चाहे मल्टी सेल्यूलर हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, कैसा भी सेल हो, ये स्टेप हमेशा यूनिवर्सल ही रहेगा, यहां से लेकर यहां तक का। याद कर लो इसको। इसमें हो क्या रहा है, एक जो ग्लूकोज है उस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है इनटू पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, इन द साइटोप्लाज्म। क्लियर। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। ये जो ग्लूकोज है बच्चों, ये ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो ये कितना कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये देखिए कितना है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। लेकिन जो ये पायरुवेट बन रहा है, या इसको पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं, तो ये जो पायरुवेट है ये कितना कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो एक बात बताओ बच्चों, जब 6 को डिवाइड करेंगे, अगर 3 कार्बन मॉलिक्यूल आंसर आ रहा है तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ग्लूकोज से कितना मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इतना प्रोसेस आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी तरह का। फर्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ठीक है, और इन द साइटोप्लाज्म, किसी भी सेल की साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, जबकि पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो 1 ग्लूकोज से कितना मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनेगा,
2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? चलो इसको एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है हमारी बुक में। दिस स्टेप हैपन्स इन द साइटोप्लाज्म, यही मैंने अभी आपको बताया। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरूवेट, या फिर इसको बोल सकते हैं पायरूविक एसिड। बेटा जहां पे भी 8 आ जाए उसको रिप्लेस करके एक एसिड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, चाहे पायरूवेट कह लो चाहे पायरूविक एसिड कह लो। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन एटम्स while pyruvate is composed of 3 कार्बन एटम्स। तो कितने एटम्स बनेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, या फिर पायरुवेट। यहां पे क्या बनेगा? चलिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, समझ में आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे अब आती है वो बात जो मैं आपसे कहना चाह रही थी, क्या कि जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 प्रोसेस में हो सकता है। तो हम क्या कह रहे थे कि ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये जो होता है 3 तरह से होता है। कैसा? एक तो होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक, और एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन इज व्हाट? वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये सेल जो है ये वेट कर रही थी किस चीज का? ऑक्सीजन के आने का। ऑक्सीजन लेकर कौन आ रहा है, कैरी कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसमें हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन लेकर आया, और इसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे जो ग्लूकोज है ये इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है कि जैसे ही ऑक्सीजन आएगा मैं अपना ऑक्सीडेशन करूंगा, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाऊंगा किसमें? पायरुविक एसिड में। तो ये प्रोसेस यहाँ पे हो गई थी, ये क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या है, वी ह्यूमन बींग्स आर वी डू एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक यानी कि उल्टा, बिल्कुल उल्टा इसका, बिल्कुल अपोजिट, कि ऐसा रेस्पिरेशन जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा हो, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो वहां पे अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो दैट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एक तीसरा जो होगा दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन है पर वहां तक सप्लाई पूरी बराबर पहुंच नहीं रही है। इसको चलिए मैं आगे एक बार समझाती हूं आपको। देखो फर्स्ट स्टेप जो था दैट इज कंप्लीटेड, ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू द पायरुवेट। नाउ जो सेकेंड जो प्रोसेस है दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो ये जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, हमारी बुक के अंदर जो एग्जांपल दिया गया है बेटा वो दिया गया है इन यीस्ट। बेटा ये आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है, ये छोटी छोटी चीज़ें। सीबीएसई बोर्ड कहीं से भी इस फ्लो चार्ट में कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेती है, सीधे सीधे 1 नंबर का। कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 1 नंबर का। कहाँ पे हो रही है एनारोबिक रेस्पिरेशन? 1 नंबर का। क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं? 1 नंबर का। यानी कि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से भी बन सकता है सीधे सीधे, ठीक है। इसलिए इस चार्ट को मेरे साथ याद करते चलो, लर्न करते चलो, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस एग्जाम्पल क्या है हमारा वो है यीस्ट। यानी कि यीस्ट के अंदर कैसा रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एज एन प्रोडक्ट उसमें क्या बन रहा है बच्चों? उसमें बन रहा है इथेनॉल, जिसे आप अल्कोहल भी बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एनर्जी तो बनेगी ही बनेगी, सीधी सी बात है, रेस्पिरेशन है तो एनर्जी तो एंड प्रोडक्ट सबका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चाहे किसी भी टाइप का रेस्पिरेशन चल रहा हो, एनर्जी तो बनेगी ही बनेगी। साथ में क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं वो हमें देखना है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट के अंदर क्या क्या बन रहा है? इथेनॉल बन रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। साथ में आपको ये भी याद रखने की जरूरत है बच्चों की ये कितना कार्बन मॉलिक्यूल है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। इथेनॉल जो है कितना कार्बन है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब आ जाते हैं बेटा, अच्छा एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं क्या लिख रही है हमारी एनसीईआरटी। द पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। बच्चों हम भी घर में, हमारी जो मदर्स हैं वो भी घर में, या फिर छोले भटूरे जो हम खाते हैं, ब्रेड्स जो खाते हैं, उनमें भी यीस्ट का यूज किया जाता है टू फर्मेंट देम।
इडली जो हम खाते हैं, तो जो बैटर प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, तो उनको फर्मेंट करके भी जो है लोग प्रिपेयर करते हैं। वो फर्मेंटेशन किसके थ्रू हो रहा है? ईस्ट के थ्रू हो रहा है, ठीक है, ड्राई ईस्ट होता है उसके थ्रू हो रहा है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कि ये जो प्रोसेस है ये किसके एब्सेंस में हो रही है? एयर की, ऑक्सीजन की, इसीलिए इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। इथेनॉल इज 2 कार्बन मॉलिक्यूल, यही हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा सेकंड, लैक ऑफ ऑक्सीजन। बेटा देखो मैंने आपसे क्या कहा था? एरोबिक, एनारोबिक एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है ये कहाँ होता है, ये देखते हैं। बेटा ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है ना बच्चों, ये हमारी होती है मसल सेल्स में। हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, हम जो इनहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, लेकिन जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, मसल्स का भरपूर यूज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर हमारे मसल सेल्स तक नहीं पहुंच रही होती है। उस टाइम पे क्या होता है? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, दैट इज लैक्टिक एसिड, ठीक है। वो इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या है? लैक्टिक एसिड। और बेटा ये जो लैक्टिक एसिड है यही रिस्पॉन्सिबल है किसका? बॉडी पेन का। मसल्स में पेन हो जाता है ना कभी, आज वैसे तो देखो हम फिजिकल एक्सरसाइज को ज्यादा आजकल इंपॉर्टेंस देते नहीं है आप लोग, ठीक है, या तो स्क्रीन टाइम आप यूज करते रहते हैं या फिर पढ़ते रहते हैं। पढ़ते तो बहुत ही कम है, जो है स्क्रीन टाइम शायद ज्यादा यूज करते होंगे, हाँ कि ना? चलो मुझे गलत साबित कर देना, पढ़ाई करना, ठीक है। फिजिकल एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। आज अगर मैं आपसे कहूं कि जा बच्चा जा 1 किलोमीटर मेरे को रन करके तो दिखा, भाग कर आओगे तो क्या कहोगे? मैडम बहुत तेज दर्द हो गया। अगर मैं कहूं कि बेटा 20 दंड बैठक यहाँ पे लगा दे, 20-20 स्क्वाट्स लगा दे, तो क्या कहोगे? अरे मैडम नहीं लग रही, दर्द हो गया, ठीक है। तो दर्द कहाँ हो रहा है? पेन कहाँ हो रहा है? हमारे मसल्स में हो रहा है। और मसल्स में क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रेगुलरिटी में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अचानक से जब हम करते हैं तो जो है प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक, हमारे मसल सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, और वो क्या क्रिएट करता है? इंटरमीडिएट सब्सटेंस विच इज लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट पेन, फॉर दीज क्रैम्प्स, ठीक है। और ये जो होता है, ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब आप कहोगे मैडम फिर इस लैक्टिक एसिड का क्या होता है? बेटा देखो ये क्या होता है, ये पेन, ये क्रैम्प्स कुछ टाइम के होते हैं। जैसे जैसे इन तक ऑक्सीजन धीरे धीरे पहुंचने लग जाती है तो ये लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है और फिर एटीपी जनरेट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन उसके अंदर हो जाता है। तो ये एक तरीके से इंटरमीडिएट सब्सटेंस है लैक्टिक एसिड। तो इसमें क्या लिखा है आगे पढ़ते हैं हम। देखो, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, when there is a lack of oxygen in our muscle cells, pyruvate is converted into lactic acid. It is also an aerobic respiration, क्योंकि भाई ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। हालांकि हम ऑक्सीजन रेस्पायर कर रहे हैं इसलिए इसको लैक ऑफ ऑक्सीजन की कैटेगरी में डाला, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो इसका मतलब वो कैसे, किस टाइप का रेस्पिरेशन है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। लैक्टिक एसिड इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। The deposition of lactic acid causes the pain in the leg muscles। यही अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन पे। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस इन द ऑक्सीजन, और ये कहाँ हो रहे हैं? हमारी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा साइट्स याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है? एनारोबिक इन द यीस्ट। लैक ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन चल रहा है वो कहाँ हो रहा है बच्चों? मसल सेल्स में। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ हो रहा है? हमारे इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि ये जो पाइरुविक एसिड है जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या करा था? साइटोप्लाज्मिक ग्लूकोज से क्या बनाया था? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड। इन पाइरुविक एसिड को ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू दी माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। वहां पे क्या होगा? वहां पे जो है एटीपी जनरेट होगी और बनेगा
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल आउट कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये हमारे एल्वियोलाई तक, लंग्स तक पहुंचेगा और उसको हम एक्सेल आउट कर देंगे, एक्सेलेट कर देंगे। ठीक है, देखें नोट्स क्या कह रहे हैं। In the presence of oxygen, breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. This process takes place in the presence of oxygen, so it is called aerobic respiration. This process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. देखो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 सिंगल मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन जब पायरुविक एसिड कितना था? 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, उसका ब्रेकडाउन होगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो 3 कार्बन इक्वल हो जाएगा एंड द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। तो बच्चों आई होप कि अब आपको ये जो चार्ट है इसमें किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। कुछ नहीं होगा, एक हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि एक जो है सीधी सीधी उन्होंने एक रिएक्शन ले ली, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया लैक ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे लिख दिया ए एंड बी और पूछ लिया आपसे व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। रिएक्शन बिल्कुल एज इट इज होगी, बिल्कुल सीबीएसई वाले फ्लो चार्ट उठाएंगे और छाप देंगे। ठीक है, या ये पूछ सकते हैं कि ये जो है ये प्रोडक्ट्स लिख दिए और ए और बी लिख दिया यहाँ पे ए एंड बी। ठीक है, फिर पूछ लेंगे व्हाट इज ए एंड बी, या फिर कार्बन नंबर जो है वो पूछ लेंगे। कुछ ये जो फ्लो चार्ट है इसलिए मैंने इसको 5 स्टार लगाया बच्चों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, हर साल इसमें से क्वेश्चन आता ही है रेगुलर। इस साल भी आया था, 26 में भी ये क्वेश्चन आया था, अभी हम करेंगे आगे। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वाई डू वी फील पेन इन लेग मसल्स आफ्टर रनिंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया था क्यों होता है। कौन सा आएगा इसमें? एरोबिक, एनारोबिक, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें आएगा आपका एग्जांपल लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला कि व्हेन वी रन टू फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट भागते हैं, वी मे एक्सपीरियंस अ थ्रॉबिंग पेन इन आवर लेग मसल। ठीक है, यानी कि बहुत जोर से पेन हमारे लेग मसल्स में हम फील करते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स। ड्यूरिंग रनिंग द एनर्जी डिमांड फ्रॉम द मसल सेल्स इंक्रीजेस। अब जब हम भाग रहे होते हैं तो हमारी जो एनर्जी डिमांड है मसल्स की वो इंक्रीज हो जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्टोर्ड एटीपी है उसको हम यूज कर लेते हैं। ऑक्सीजन प्रॉपर मसल्स तक पहुंच नहीं पा रही है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तब क्या बन रहा है? एज अ रिजल्ट लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इनटू द मसल सेल। द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज पेन इन द लेग मसल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसका डिपोजिशन? लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन है, वो क्या करता है? पेन इन द लेग मसल कॉज करता है। द पेन सबसाइड्स आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम। वो जो पेन है थोड़े टाइम के बाद, रेस्ट करने के बाद जो है सबसाइड हो जाता है, दूर हो जाता है। ये डिफरेंसेस हैं आपके एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के, एक बार ये भी देख लें। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हम ये देख चुके हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? इट अकर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। जो फाइनल प्रोडक्ट एटीपी एनर्जी जो बन रही है वो कहाँ बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि एनारोबिक कहाँ हो रहा है? टोटली इनटू द साइटोप्लाज्म। द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड द एंड प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड को भी एनारोबिक में कंसीडर कर लिया है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स। यहाँ पे क्या होता है? फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कुछ भी रिमेनिंग नहीं रहता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। बेटा जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा किसी फूड का तो सीधी सी बात है ज्यादा अमाउंट में जो है एनर्जी रिलीज होगी, जबकि जहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा वहाँ पे लेस अमाउंट में जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। देखो बच्चों, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म नीड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस नीड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द
बॉडी। देखो बच्चों, हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है कंटिन्यू रहती है, चाहे हम सो रहे हो, जग रहे हो, भग रहे हो, दौड़ रहे हो, खा रहे हो, खेल रहे हो, हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ही है, बिकॉज हमारा हार्ट इज पंपिंग ऑलवेज कंटिन्यूअसली 24 आवर्स। ठीक है, तो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा है, और इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमेशा है, क्योंकि वी डू एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब भी ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करेंगे तो सीधी सी बात है, एज अ बाय प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको वी नीड टू एक्सेल आउट। तो इसके लिए हमें कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है, और कंटिन्यूस हमको उसको एक्सेल आउट करने की जरूरत है, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपल्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग तरह के मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करने के लिए। Diffusion is the method which is utilized by unicellular and some simple organism for this purpose. बच्चों, diffusion हमको पता है, diffusion is what? Movement of gases from high concentration to low concentration. तो ये जो diffusion जो है, ये method कौन use करते हैं? Utilized by unicellular and some simple organism for this purpose. In plants also, diffusion is utilized for exchange of gases, और in complex animals respiratory system does exchange of gases। जैसे हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक एक ऑर्गन जो इसमें कंटिन्यू जुड़ा हुआ है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो ऑर्गन मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स बना रहे हैं, तो इनका सबका मिलकर एक जो मेन मकसद है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आइए बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं एनिमल्स और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। देखो बच्चों, हमारे इस अर्थ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट फाइलम्स को बिलोंग करते हैं, और ये जो एनिमल्स हैं इन सब का अपना अपना एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। इनको रेस्पायर करने के लिए इनके डिफरेंट जो हैं तरीके होते हैं। कैसे? देखो आओ चलो पढ़ते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं अमीबा, मान के क्या चलते हैं, है ही, ठीक है। अमीबा जो है, अमीबा एंड प्लाज्मोडियम, ये इनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ये होते हैं सेल सरफेस या सेल मेम्ब्रेन। यानी कि ये जो अमीबा और प्लाज्मोडियम है ये क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इनके पास एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट है, और इनके पास जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है उस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाय डिफ्यूजन ये क्या करते हैं? अपना रेस्पिरेशन करते हैं। फिशेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? गिल्स प्रेजेंट होते हैं, हम जानते ही हैं। फिशेस जो रेस्पायर करती हैं वो गिल्स के थ्रू करती हैं। लीच एंड अर्थवॉर्म, ये जो है ये अपनी मॉइस्ट स्किन, ठीक है, देखिए स्किन के थ्रू जो भी रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो लीच एंड अर्थवॉर्म है वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके पास ट्रेकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, ये इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स होती है जिनके थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। जैसे हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए जो है लंग्स है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है इनके पास ट्रेकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन, हम किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं? लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। फ्रॉग जो है, देखो बच्चों, फ्रॉग की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जो फ्रॉग है उसका जो टैडपोल स्टेज होती है, उस टैडपोल स्टेज में देखिए जो ये फ्रॉग है वो एम्फीबियन है। वो एम्फी का मतलब बोथ, यानी कि ये वाटर में भी रह सकता है और ये लैंड पे भी रह सकता है। तो जब ये वाटर में होता है तो इसका जो लार्वा होता है दैट इज टैडपोल, उस टाइम पे ये जो है स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, और जब इनमें मेटामॉर्फोसिस हो जाता है यानी कि इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं और ये एक टैडपोल से एक प्रॉपर फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये लैंड के ऊपर लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है। तो देखिए अलग अलग स्टेज में उसके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए ये तो थे एनिमल्स एंड उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ये आप देख सकते हैं
गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर फिशेज, जैसा कि अभी हमने पढ़ा. फिशेज टेक इन ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर थ्रू गिल्स. Since availability of oxygen is less in the aquatic environment, so the breathing rate of aquatic organism is faster. देखिए ये आपको समझना पड़ेगा. बच्चों हम कहाँ रहते हैं? टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर रहते हैं. तो लैंड में हमारा जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, तो हमको कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए हमारा ब्रीदिंग रेट भी नॉर्मल रहता है. लेकिन वाटर के अंदर जो ये ऑक्सीजन होती है वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में होती है. पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड फॉर्म में होती है. तो ये जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको वो डिजॉल्व्ड फॉर्म से ऑक्सीजन लेने में समय लगता है, टाइम लगता है, और इनको अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के हर ऑर्गन तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाने में टाइम लगता है. इसलिए इनकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो फास्ट होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है इन द वाटर कैसी होती है? लेस होती है. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास डेवलप्ड लंग्स होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन, जैसा कि अभी हमने पढ़ा. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, सो द ब्रीदिंग रेट इज स्लोअर कंपेयर टू फिशेज. क्योंकि हमारे पास भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है इनटू द एनवायरनमेंट, तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लोअर होता है देन फिशेज, या फिर कह सकते हैं देन एक्वेटिक एनिमल्स. ब्रीदिंग इन फिशेज, देखो बच्चों इसको ना स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन फिशेज. तो इसमें आपको क्या लिखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिश टेक इन वाटर थ्रू माउथ. देखो बच्चों होता क्या है, जो पार्ट्स इन्वॉल्व है इन फिशेज विच आर फर्स्ट माउथ एंड देन गिल्स. तो क्या होता है कि जब इनका माउथ ओपन होता है तो इनके गिल्स क्लोज्ड होते हैं. तो जब माउथ ओपन हुआ वाटर गोज इनसाइड, और फिर क्या होता है, इट फोर्स इट पास दी गिल्स. उसको फोर्स किया जाता है कहाँ पे? गिल्स तक पहुंचाकर. और फिर क्या होता है, माउथ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन बाय द ब्लड. लेकिन जब इसको गिल्स में फोर्स कर दिया जाता है तो इसका माउथ तो बंद हो जाता है, ठीक है, माउथ क्लोजेस एंड गिल्स ओपन्स. और जब गिल्स ओपन होते हैं और उसके अंदर से वाटर पास आउट होता है तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन बाय ब्लड. उसके बाद क्या होगा, फिर नेक्स्ट कंडीशन चलेगी कि माउथ ओपन होगा, गिल्स क्लोज होंगे एंड वाइस वर्सा. इस तरीके से क्या होता है, जो फिशेज होती हैं वो रेस्पायर करती हैं. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. PYQ की बात कर लेते हैं. 2029, 22 एंड 24 में क्वेश्चन आया हुआ है. Which gas is released during anaerobic respiration in yeast? देखो बच्चों yeast आ गया, ठीक है, तो अब आपको वो याद आ जाना चाहिए जो अभी हमने चार्ट पढ़ा था, ठीक है. इसमें हमने 3 तरह के रेस्पिरेशन पढ़े थे, एरोबिक, एनारोबिक एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो हमने जो एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था वो किसमें पढ़ा था? यीस्ट में पढ़ा था. और यीस्ट के अंदर क्या क्या बन रहे थे एज अ बाय प्रोडक्ट? सोचो. एक तो इथेनॉल बन रहा था, एनर्जी तो बनेगी ही बनेगी. और गैस की अगर हम बात करें तो कौन सी गैस बन रही थी? क्या ऑक्सीजन बन रही थी? नहीं मैडम. क्या कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी? हो सकती है. हाइड्रोजन बन रही थी? नहीं मैम. नाइट्रोजन? नहीं. तो बन कौन सी रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये PYQ है. इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उस फ्लो चार्ट से रिलेटेड. नेक्स्ट आ जाते हैं 2020, 22, 24 एंड इस साल भी आया था ये 26 के अंदर. नेम द सब्सटेंसेज हुज बिल्ट अप इन द मसल ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प्स. विगरस मतलब बहुत ज़्यादा जो है थका देने वाली फिजिकल एक्सरसाइज जब करते हैं तो कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं जो कि बिल्टअप होते हैं कहाँ पे? मसल में. अब देखो ये मसल आ गया ना, वो क्या आया था? यीस्ट आया था. यहाँ क्या आ गया? मसल. मसल यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन. और हमने ये पढ़ा था जो रेस्पिरेशन हो रहा था कि लैक ऑफ ऑक्सीजन जब थी तो कौन कौन से सब्सटेंसेस बन रहे थे? एनर्जी तो बनी ही रही थी. और वो कौन सा था जिसकी वजह से क्रैम्प्स हो रहे थे, पेन्स हो रहे थे? दैट वाज लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. तो द आंसर इज बी. अब आपको समझ में आएगा किस तरीके से घुमा फिरा के उस एक चार्ट के अंदर से क्वेश्चन आता ही आता है. तभी मैंने कहा ये जो फ्लो चार्ट है इसे याद कर लो हर तरीके से, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है. तो थोड़ी सी NCERT की रीडिंग कर लेते हैं. द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग
cellular respiration is immediately used to synthesis a molecule called ATP, यानी कि एनर्जी बनाने के लिए इमीडिएटली यूज हो जाती है, जो है ना जो रेस्पिरेशन के थ्रू बनती है, एनर्जी जो रिलीज होती है, विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर और जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं उन सबको फ्यूल का काम करती है ये ATP. In these processes, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy. यानी कि जब उन एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए जब ATP को खर्च किया जाता है तो एक फिक्स अमाउंट में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, which can derive the endothermic reactions taking place in the cell. यानी कि सेल के अंदर जो एनर्जी वाली प्रोसेस चल रही है उनको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल. सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीजन, aerobic organism need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen. We have seen that plants exchange gases through stomata and the large intercellular spaces ensure the all cells are in contact with air. यानी कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, हमको पता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है. वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, प्लांट्स जो हैं वो किसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, स्टोमेटा के थ्रू. एंड दी लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि व्हाई लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर प्रेजेंट इनटू द प्लांट, एंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको हम बोल सकते हैं इट इज द पोटेंशियल क्वेश्चन कमिंग इन 2027, इसलिए स्टार मार्क कर लेना. ठीक है, कि जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं व्हाई दे आर प्रेजेंट इनटू प्लांट्स, क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि प्लांट्स की जितनी भी सेल्स हैं वो किसके कांटेक्ट में रहें, एयर के कांटेक्ट में रहें. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर, यानी कि जो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है. ये भी एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लांट्स के अंदर कौन सी प्रोसेस के थ्रू गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है. ठीक है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू. ठीक है बच्चों, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू सो मच.